आपके साथ टॉपिक नंबर फर्स्ट की डिस्कशन करते हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट क्या है? बेसिक डिस्कशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है कि सबसे पहले हमें फाइनल अकाउंट्स की एक पहले बेसिक्स लेवल क्लियर होने चाहिए कि फाइनल अकाउंट्स होता क्या है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही ना दूसरा नाम फाइनल अकाउंट्स है, ये मैंने अभी बोला था आपको। ठीक है, टॉपिक्स टू बी डिस्कस में भी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअली उसकी जो फुल फॉर्म है ना फाइनल अकाउंट्स की, उसका नेम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही हम प्यार से क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आल्सो नोन एज फाइनल अकाउंट्स। ठीक है जी। अब बेटे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है, हम पहले इसकी जरा बेसिक लेवल से डिस्कशन करते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। देखो, हम सभी ने 11th स्टैंडर्ड में जब अपना फर्स्ट चैप्टर समझा था कि जिसमें थ्योरी बेस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और उसमें एक डिस्टिंक्शन भी होता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का क्या डिफरेंस होता है। और उसमें बेटा एक और क्वेश्चन आता है, हमारा एक और टॉपिक की कवरेज होती है जिसमें प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग होता है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला जो, एक बार मैं आपको जरा सारे वो प्रोसेस को एक बार आपके सामने जरा सीन क्रिएट करूं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता था वहां पे कि हमने ये देखना होता था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। कि सबसे पहला काम तो एक अकाउंटेंट का ये होता है कि उसने ट्रांजैक्शंस को वॉच करना है, और ट्रांजैक्शंस कौन सी होनी चाहिए? बिजनेस नेचर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बिजनेस के रिलेटेड जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, मतलब मनी रिलेटेड जो टर्म्स हैं, ठीक है, विच हैव सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, विच हैव सम मॉनिटरी एस्पेक्ट्स, कि जिसमें कुछ मॉनिटरी एस्पेक्ट्स होंगे, मनी की इन्वॉल्वमेंट होएगी, और वो बिजनेस के रिलेटेड होनी चाहिए। तो वो बिजनेस रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमने सबसे पहले वॉच करना है। ठीक है, फिर बेटे हमारा सेकंड स्टेप वहां पे क्या था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में, कि उसमें हमारा जो सेकंड स्टेप ये था कि हमें रिकॉर्डिंग करनी है। किसकी रिकॉर्डिंग करनी है? आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस की। जो ट्रांजैक्शंस को हमने आइडेंटिफाई किया था उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्डिंग करने का प्रोसीजर क्या था कि मेरे को उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमने जर्नल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट आपके से डिस्कशन की हुई है। ठीक है, मतलब आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में उसको। और फिर बेटे जो हमारा थर्ड नंबर स्टेप था वहां पे, जब रिकॉर्डिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है, जर्नल बुक हमारी प्रिपेयर हो जाती है, तो फिर हमारे को थर्ड स्टेप में क्लासिफिकेशन करनी होती है रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस की। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। दूसरा स्टेप क्या हो गया? रिकॉर्डिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, कि जो ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई हो चुकी हैं उनकी अब क्या करो? रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग हमने कहां पे करनी है? जर्नल बुक में। फिर बेटे रिकॉर्डिंग करने के बाद वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड हो गई, और रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को हमने क्या करना है? क्लासिफाइड। तो वहां पे हमारा स्टेप क्या आ गया? क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, कि जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो चुकी हैं, ठीक है, उनकी अब क्या करो? क्लासिफिकेशन। और वो क्लासिफिकेशन सारी हमने कहां पे की थी? लेजर बुक में। उसके लिए हमने लेजर अकाउंट्स बेटे ओपन किए थे। हर एक ट्रांजैक्शन के जिस भी नेचर की ट्रांजैक्शन है उसका एक लेजर अकाउंट ओपन हो गया। जैसे रेंट के लिए रेंट अकाउंट, सैलरीज के लिए सैलरीज अकाउंट, परचेजेस के लिए परचेजेस अकाउंट, एसेट्स के लिए एसेट्स अकाउंट, उसमें अगर एसेट्स में मशीनरी है मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, सेल्स के लिए सेल्स अकाउंट। मतलब नंबर ऑफ या नेचर ऑफ जैसी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं उतने नंबर ऑफ अकाउंट्स हमारे कहां पे ओपन हो गए थे? लेजर। ठीक है, और जब लेजर में हमने क्लासिफिकेशन कर ली, उसके बाद बेटे हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव किया था, जिसमें हमने किया था समराइजिंग ऑफ क्लासिफाइड अकाउंट्स। कि जो अकाउंट्स क्लासिफाइड हो चुके हैं, मतलब जो अकाउंट्स हमारे लेजर बुक में प्रिपेयर हो चुके हैं, ठीक है, उसको अब समराइज करो, उसकी एक समरी बनाओ। और वो समरी हमने कहां पे बनाई थी? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो सारा चल रहा था ना, कि पहला स्टेप ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया कि उसकी रिकॉर्डिंग करो, जर्नल में करो। थर्ड स्टेप हो गया उसकी क्लासिफिकेशन करो, कहां पे करो? लेजर में करो। ठीक है, और क्लासिफाई करने के बाद अब इतनी मोटी हमारी लेजर बुक प्रिपेयर हो गई, तो मेरे को अपने प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए इतनी मोटी लेजर बुक को थोड़ी देखना होता है। तो फिर हम क्या करते हैं? वो लेजर बुक की समरी बना लेते हैं, समराइज्ड, समराइजेशन। तो किसकी समराइजेशन हमने की? लेजर अकाउंट्स की। ठीक है, तो वो कहां पे बेटे हमारी प्रिपेयर हुई थी? वहां पे एक लिस्ट ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर हुए थे। वो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स कहां से उठाए गए थे? लेजर बुक से। और वो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स को हमने क्या बोला था? समरी ऑफ अकाउंट्स। और समरी ऑफ अकाउंट्स को हमने एक नाम दिया था ट्रायल बैलेंस। दिस वन इज द ट्रायल बेसिस पे हमने एक बैलेंसेस तैयार किए हैं।
होता है ना, जैसे वर्ल्ड कप खेलने से पहले एक ट्रायल होते हैं पहले, ठीक है। तो ट्रायल जैसे कोई भी आप डांस कंपटीशन में अगर जा रहे हो तो उसकी पहले काफी सारी ट्रायल्स होंगी। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की अगर परेड होती है तो उसकी कई मंथ्स पहले ट्रायल होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। कुछ डेज पहले, मंथ्स पहले, इवन कि 3-3 महीने पहले उसकी ट्रायल होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। वैसे ही हमने फाइनल अकाउंट्स की तरफ जब मूव करना है तो पहले ट्रायल बैलेंसेस का ट्रायल किया जाता है कि मेरा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मैच है, कि मैंने कोई डबल एंट्री बुक कीपिंग में प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट की, मेरी कोई लेजर में गलती तो नहीं हुई, लेजर के टोटलिंग में कोई एरर तो नहीं हुआ, हमारी जर्नल में कोई एरर तो नहीं हुआ कि जर्नल में हो सकता है डेबिट क्रेडिट मैंने कोई चीज को डेबिट अगर 700 रुपीज की है तो क्रेडिट भी 700 ही हुई है। तो वो सारी जो समरी बनती है वो हमारी ट्रायल बैलेंस में बनी, और अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, तो नॉर्मली बेटे ये सीन होता है कि हमने जो जर्नल की है मतलब रिकॉर्डिंग की है और हमने जो लेजर बुक बनाई है, क्लासिफिकेशन की है, वो हमारी अब एक्यूरेट। तो तभी हमने वो ट्रायल बैलेंस को तैयार किया था कि हम इतनी जर्नल 365 डेज की जर्नल को नहीं देख सकते और हम इतने मतलब 100 ऑफ अकाउंट्स को नहीं देख सकते, ठीक है। मतलब जितने भी अकाउंट्स होंगे, हो सकता है 50 अकाउंट्स हो सकता है 80 अकाउंट्स हो लेजर बुक में, हो सकता है 300 अकाउंट्स हो, डिपेंड करता है ना ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल की है उस बेसिस पे ही उसके नंबर ऑफ अकाउंट्स होंगे। तो हम उस लेजर को भी हमने समराइज कर दिया, जर्नल को भी समराइज कर दिया, एक शीट पे हमारा ट्रायल बैलेंस रेडी हो गया, और जैसे ही बेटे हमारा ट्रायल बैलेंस रेडी होता है, हमारी समराइजिंग कंप्लीट होती है, तो नेक्स्ट स्टेप बताओ, आपको याद होएगा अब कौन सा था? वो स्टेप का नाम था बेटे इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स। या हम ये बोल सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड फाइंड आउट द एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट्स, कि वहां पे हमने अब इंटरप्रेट करना था। किसको इंटरप्रेट? रिजल्ट्स को। और इंटरप्रेट, हाँ, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने का मतलब क्या हो गया कि मेरे को फाइनली ये फाइंड आउट करना है कि ऑर्गेनाइजेशन को वो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। कि अब एक अकाउंटेंट का काम बताओ क्या होएगा? एक अकाउंटेंट को तो फाइनली यही बताना है ना कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आपको एक अकाउंटेंसी क्यों करवाई जा रही है? आपको एज एन अकाउंटेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्यों रखा जा रहा है कि आप 1 साल के बाद या पर्टिकुलर जो भी पीरियड होएगा उस पीरियड के बाद आप हमें ये बताने के लिए कैपेबल होए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हुआ है। काफी सारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, ये हमारी इनकम है। अब इनकम में से एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड करके फाइनली ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। दिस वन इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। आपके जब रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, जब आपने पहले डेट शीट आई, फिर उसके बाद आपने एग्जाम्स दिए, ठीक है, देन उसके बाद आपके वो सारे जो आपके 1 साल की मेहनत होती है, तो वो सारी की सारी कहां पे टिकी हुई है? जिस दिन आपका रिजल्ट आ, ठीक है, उसी रिजल्ट के लिए बेटे आप इतना स्कूलिंग किया, आपने इतने कॉलेजेस को अटेंड किया, सिर्फ उस दिन के लिए कि वो आपका रिजल्ट क्या आया, ठीक है। तो मतलब वो रिजल्ट पे ही ऑर्गेनाइजेशन की भी अपनी पूरी वेटेज होती है कि वो फाइनली रिजल्ट क्या आया। और वो जो फाइनल रिजल्ट है ना, दिस वन इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनालिसिस, कि मेरे को अब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से इंटरप्रेट करके, मतलब इंटरप्रेट का मतलब कि मेरे को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से फाइनली रिजल्ट्स की कैलकुलेशन करनी है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है कि ऑर्गेनाइजेशन लॉस में है। और फिर उसको एनालिसिस करते हैं हम कि अगर लॉस आया तो क्यों लॉस आया, और अगर प्रॉफिट आया तो कौन कौन से ऐसे हमारे पॉजिटिव मतलब सिनेरियोज हैं कि जिस कारण हमें प्रॉफिट जनरेट हुआ, और उनको हम और ज्यादा एक्टिविटीज को इंक्रीज करेंगे ताकि जो आने वाले टाइम में और प्रॉफिट हो, ठीक है। तो वो जो स्टेप है ना हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, दिस वन इज द फाइनल अकाउंट्स। मतलब प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को पहले मैंने आपको समझाया है कि आपके दिमाग में ना वो पहले +1 का प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग आना चाहिए, ठीक है। ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई हो गई, ठीक है, रिकॉर्डिंग आपने जर्नल में कर ली, क्लासिफिकेशन आपने लेजर में कर ली, समराइजेशन आपकी ट्रायल बैलेंस में हो गई। अब ये सारा कुछ क्यों हुआ? ये सारा कुछ क्यों किया? ये सारी इतनी जो सारा कुछ हमने जर्नल बनाई है, लेजर्स बनाए हैं, ट्रायल बैलेंस बनाए हैं, व्हाई? इसलिए बिकॉज वी वांट टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। समझ लग रही है? चीज क्लियर हो रही है? और जब आपके रिजल्ट से इंटरप्रेट हो जाते हैं और फाइनली आपका क्या स्टेप होता है? कम्युनिकेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज,
कि जो भी आपके रिजल्ट्स आए हैं उसको आप अपने इंटरनेट पे या अपनी ऑडिट रिपोर्ट मार्केट में पब्लिश कर दो। स्टॉक एक्सचेंजेस मार्केट में आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स को, या मैगजीन्स में आप जो बिजनेस ओरिएंटेड मैगजीन्स होती हैं या आपकी ऑडिट रिपोर्ट है, या आप न्यूज़पेपर्स में बैंकिंग सेक्टर्स जैसे होते हैं, आप अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करो, ठीक है, ताकि कम्युनिकेट हो जाए टू इट्स इंटरेस्टेड यूजर्स, कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं या जो यूजर्स हैं वो आपके रिजल्ट्स को देख सकें कि फाइनली ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ कि लॉस, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन से पहले का स्टेप और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद का स्टेप, यही हमने बेटे कैलकुलेट करना फाइनल अकाउंट्स में। समझ लग रही है चीज? तो सबसे मेजर स्टेप तो यही हुआ ना। वो सारा कुछ देखो, सारा कुछ जो आपने किया, जर्नल बनाई, लेजर बनाई, ट्रायल बैलेंस बनाया, सिर्फ इस दिन के लिए कि आप उसके अब रिजल्ट्स कैसे बनाओगे, ठीक है। और कम्युनिकेशन भी सारी किस पे टिकी हुई है? इसी रिजल्ट्स पे। तो इसीलिए जो फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर है ना, ये रिजल्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत अच्छे तरह से आना चाहिए, ठीक है जी। अब बेटे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब ये होते कितने तरह के हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्राइजेस 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। मैं आपको जरा स्लाइड से दिखाऊं, आप बेटा स्लाइड पे देखोगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्राइजेस 2 स्टेटमेंट्स, एक तो इसमें इनकम स्टेटमेंट होएगी और सेकंड वन आपकी कौन सी स्टेटमेंट है? पोजिशनल स्टेटमेंट, ठीक है जी। मतलब आपको अगर कोई पूछे कि बेटा व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आपका आंसर ये होएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्राइजेस 2 स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजिशनल स्टेटमेंट, ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट में बेटे कौन कौन सी स्टेटमेंट्स होंगी? इनकम स्टेटमेंट में आपकी पहली स्टेटमेंट है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट आपकी कौन सी होगी इनकम स्टेटमेंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्यों प्रिपेयर करना है? विद द पर्पस टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा रिजल्ट क्या आएगा? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है जी। और बेटे जो हमारी पोजिशनल स्टेटमेंट है, पोजिशनल स्टेटमेंट जो कंपनी की पोजीशन के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करेगी कि फाइनली ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी पोजीशन कौन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो हमें पोजीशनल स्टेटमेंट से पता लगेगा। और पोजीशनल स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट, ठीक है, जिससे हमें पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बेटे नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको ये समझाया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितनी तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशनल स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में आगे 2 तरह की स्टेटमेंट हो गई, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस में रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटे हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और पोजीशनल स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस शीट, ठीक है, जिससे हमें बैलेंस शीट की एसेट्स और लायबिलिटीज की बेटे पोजीशन के बारे में नॉलेज प्रोवाइड होगी, ठीक है। एक बार जरा मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लैंग्वेज में भी रीड करवा दूं कि बेटे आप स्लाइड पे देखोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स। मैंने आपको अभी समझाया था ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक सिस्टमेटिकली, ठीक है, मतलब कहाँ से प्रिपेयर हो रही हैं? जो लेजर अकाउंट से हमारा ट्रायल बैलेंस बना है उससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी होंगी, ठीक है। मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम उसके प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करेंगे, और प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या प्रिपेयर करनी पड़ेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट हेड्स प्रेजेंटेड इन सच ए मैनर दैट इट गिव्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें एक सिस्टमेटिकली समरी प्रोवाइडेड करेगा सभी लेजर अकाउंट्स की, और इस तरीके से इन सच ए मैनर कि जिससे हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। उसमें हम पोजीशन ऑफ एसेट्स को भी जज करेंगे, पोजीशन ऑफ लायबिलिटीज को भी जज करेंगे, एंड द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब कि फाइनली ऑर्गेनाइजेशन को नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ, और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या है? दिस वन इज द परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है जी। तो ये बेटे मैंने आपको उसके अपना लाइंस के थ्रू भी और फ्लो चार्ट के थ्रू भी, थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फ्लो चार्ट के थ्रू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग बेटे एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। होपफुली आपको समझ लग जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं? प्यार से फाइनल अकाउंट्स, ठीक है जी। फिर बेटे हम एक जरा
इनकम स्टेटमेंट और पोजीशनल स्टेटमेंट में एक बार मैं जरा आपको डिफरेंस भी समझा दूं स्लाइड से कि इनकम स्टेटमेंट और पोजीशनल स्टेटमेंट में डिफरेंसेस क्या होते हैं। बेटे आप स्लाइड पे देखोगे कंपैरिजन बिटवीन इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशनल स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस, फर्स्ट पॉइंट प्रॉफिट और लॉस इज डिस्क्लोज्ड इन द इनकम स्टेटमेंट prepared at the close of the financial year। कि प्रॉफिट और लॉस की जो कैलकुलेशन होएगी वो फाइनली कहां पे होएगी, इनकम स्टेटमेंट में, जो आपका एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बनाया जाएगा। अब फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या था कि जो 1 अप्रैल से हमारा स्टार्ट होएगा और 31 मार्च को हमारा कंप्लीट होएगा। फॉर द टाइम बीइंग जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का माना जाता है। उसमें जो हमने प्रॉफिट और लॉस हमारे को अगर कोई हुआ तो वो कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्लोज करेगी, इनकम स्टेटमेंट। और फिर बेटा पोजीशनल स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट एक्सिबिट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एज एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि फाइनली ऑर्गेनाइजेशन के बाद के पास इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितने हैं और उसकी देनदारियां कितनी है लायबिलिटीज एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये हो गया 31 मार्च वाले दिन हमारे पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी, पोजीशनल स्टेटमेंट से। फिर बेटे सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इनकम स्टेटमेंट इज सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 पार्ट्स फॉर ए नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ठीक है, अगर आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आपकी इनकम स्टेटमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होएगी। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, और एक बेटे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो यहाँ पे एक और अकाउंट ओपन होता है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में 3 स्टेटमेंट्स हो गई, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, देन ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो फिर एक ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। फिर बेटे पोजीशनल स्टेटमेंट की तरफ आप मूव करोगे। पोजीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, नॉर्मली तो हमारी बैलेंस शीट होती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बैलेंस शीट, मतलब एक बैलेंस शीट तो पोजीशनल स्टेटमेंट है ही है, इसके अलावा to judge the financial position of the business, sometimes additional statements are also prepared like cash flow statement, value added statement, which is not mandatory for non-corporate entities। मतलब ये हो गया, बैलेंस शीट तो आपकी पोजीशनल स्टेटमेंट है ही है, इनके अलावा अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ या वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स बनाओ, ठीक है, तो वो भी बेटे आपकी पोजीशनल स्टेटमेंट ही मानी जाती है, क्योंकि उससे भी यही पता लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन का फाइनली पोजीशन कहाँ पे है, कि ऑर्गेनाइजेशन फाइनली स्टैंड कहाँ पे कर रही है। ठीक है, पर बेटे ये मैंडेटरी नहीं है नॉन कॉर्पोरेट एसेसीज के लिए, मतलब जो कंपनीज नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है। These additional statements are prepared for the better understanding of the financial position of the business। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेके आने के लिए हमें ये पोजीशनल स्टेटमेंट बेटे बनानी जरूरी होती हैं, जिससे हमारे को अच्छी तरह से पता लगता है कि बिजनेस में इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितने हैं और बिजनेस की लायबिलिटीज कितनी है। ठीक है जी। फिर बेटे थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इनकम स्टेटमेंट डिस्क्लोजेस नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जो इनकम स्टेटमेंट होएगी वो फाइनली हमारे को नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में रिजल्ट देगी आफ्टर एडजस्टिंग फ्रॉम द इनकम अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। कि जो भी आपने इनकम अर्न की है उसकी एडजस्टमेंट इसमें से हो जाएगी। ऑल द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द बिजनेस इनकर्ड इन दैट ईयर, मतलब इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स का जो नटशल रिजल्ट निकलेगा वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में आएगा, और जो भी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में आएगा वही हमारा फाइनल रिजल्ट होएगा जो हमारी इनकम स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड करेगी। और पोजीशनल स्टेटमेंट, उसका थर्ड पॉइंट, पोजीशनल स्टेटमेंट डिस्क्लोजेस द एसेट्स एंड लायबिलिटीज पोजीशन एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट। पर्टिकुलर डेट का मतलब अब क्या है कि आप जो 31 मार्च को ईयर एंडिंग हो रहा है उस दिन आपकी कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, उसके बारे में बेटे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये पूरे साल की इंफॉर्मेशन नहीं होती, ये सिर्फ 31 मार्च वाले दिन आपके पास क्या स्टैंड कर रहा है, क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, ये हमें पोजीशनल स्टेटमेंट हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। तभी तो बैलेंस शीट के साथ बेटे वर्ड यूज होता है एज एट 31 मार्च 2019। एज एट का मतलब क्या होता है कि उस दिन तक ये रिजल्ट हमें बताएगी कि कंपनी की एसेट्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटीज क्या है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस था इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशनल स्टेटमेंट में। ठीक है जी, होपफुली बेटे आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि इनकम स्टेटमेंट और पोजीशनल स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब बेटे हम आगे मूव करते हैं